नमस्कार दोस्तों, आपका स्टडी विथ मस्ती में स्वागत है। और जैसा कि देख रहे हैं कि वर्तमान में एनटीपीसी ग्रुप डी और यूपी ट्रिपल एस सी लोअर मेंस प्रारंभिक यूपी ट्रिपल एस सी लोअर प्रारंभिक हो गया है। जो लोग पास किए हैं उस इन सभी परीक्षाओं में साइंस का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इन सब चीज़ को देखते हुए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को रटो नहीं, समझ के पढ़ो। रटना नहीं है, समझना है। रटी हुई चीज़ ज़्यादा दिन नहीं रहती है दिमाग में, इसलिए उसको समझना है। तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा कि ये क्वेश्चन फॉर्मेट में है, लेकिन साथ साथ आपको एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं जो आपको आगे बहुत सारे एक क्वेश्चन के साथ आप कई क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और कंसेप्ट आपका तैयार होगा। तो इसी में देखते हैं कि क्वेश्चन का लेवल हमारी टीम ने शुरू किया है कि धीरे धीरे बढ़ाया जाएगा, क्योंकि शुरू में टफ क्वेश्चन लेने से बच्चे हतोत्साहित हो जाते हैं। तो पहले बच्चों की प्रिपरेशन कराया जाए, जब उनका लेवल बढ़ने लगेगा तो उसके अनुसार क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया जाने लगेगा। तो इसी सीरीज में पहला क्वेश्चन है, न्यूटन के गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? गति के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो गति के नियमों का प्रतिपादन न्यूटन ने किया था। अब ये सभी लोग जानते हैं, लेकिन सब चीज़ को देखते हुए क्वेश्चन बनाना पड़ता है। हाँ, इसमें जो मेन बात है वो बताने वाली जो है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। तो लेकिन इसके साथ साथ मेरा उद्देश्य था कि आपको गति के तीनों नियम बताए जाएं। गति के तीनों नियम जानते हैं कि पहला नियम है, जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए, और गतिशील है तो तब तक एक समान गति की अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल लगा उसे स्थिर न किया जाए। न्यूटन का गति का नियम यही कहता है कि जो वस्तु जिस स्थिति में है, चाहे गतिशील हो या स्थिर हो, उसकी स्थिति में परिवर्तन तब तक नहीं हो जब तक उस पर कोई बाह्य बल न लगाए। इस प्रश्न का लेने का मुख्य उद्देश्य आप लोगों को तीनों नियम बताना है। क्वेश्चन रूप में थोड़ा सा इंटरेक्टिविटी बनी रहती है, और आप लोग को जो समस्याएं आएंगी वो आप कमेंट में बता सकते हैं। इसमें देखते हैं कि दूसरा नियम है कि किसी भी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। संवेग परिवर्तन की दिशा वही होती है जो बल की दिशा होती है। आप देखेंगे कि न्यूटन की गति का दूसरा नियम ही है, जो F बराबर जो ma वाला फार्मूला होता है वो आपको देता है। तो और तीसरा नियम होता है, प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा उसके विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इस पर जानते हैं, जैसे रॉकेट वाला सिद्धांत काम करता है, ये इसी पे काम करता है, जो इसका बहुत चर्चित उदाहरण है। तो अब आगे देखते हैं, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो हम इसको और अच्छे से बताते हैं। व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो ऊपर की ओर त्वरित होने वाले, इसमें जो आपको उत्तर होगा, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले लिफ्ट में जो है, व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, ये प्रश्न है, ऊपर की ओर त्वरित होने वाले लिफ्ट में अधिक होगा। इसको हम अगले डिस्क्रिप्शन में अच्छे से समझते हैं। तो इसको देखिए, इसमें कंसेप्ट काम करता है। ऊपर जाती हुई लिफ्ट में आभासी भार, जो आपको आभास होगा, आपको वास्तविक भार प्लस ma फार्मूला है, और इसको ma का मतलब कि आप पर जो है आपका भार जो है, वास्तविक भार जो हमेशा नीचे की तरफ लगता है, m इंटू जी जो होता है वो नीचे की तरफ लगता है। अब उसके बाद जो आप जिस स्पीड से ऊपर जाते हैं या नीचे आते हैं उसके अनुसार होता है। तो जाहिर सी बात है कि जो नीचे की तरफ लग रहा है दूसरे में,
नीचे आती हुई लिफ्ट में आभासी भार, तो आभासी भार माइनस यम हो गया। तो देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट है, क्रक्स पॉइंट है, जो इसको बच्चे डायग्नोज नहीं वो मैंने पहचान नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी लिफ्ट में ऊपर जाते समय या नीचे आते समय आपके भार, जो आभासी भार जो होगा उसमें बढ़ा हुआ या घटा हुआ तभी महसूस होगा जब आपके ऊपर जाने और नीचे आने में एक त्वरण होगा। और त्वरण क्या होता है? जब वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी स्पीड एक समान से ऊपर बढ़ती जाएगी, समझिए कि पहले सेकंड में 1 हो, दूसरे सेकंड में 2 हो, तीसरे सेकंड में 4 हो जाए, ऐसे ऐसे करते करते तो होता है। तो उसी प्रकार से देखिए ये प्रश्न क्या था? प्रश्न ये था कि व्यक्ति का भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जो, अब देखिए अगर आप स्थिर वेग से जाएंगे तो आपके त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो स्थिर वेग से ऊपर की ओर चलता है और स्थिर वेग से नीचे की ओर चलता है। स्थिर वेग में नहीं होगा। स्थिर वेग में आपका जो वेग है वही बना रहेगा। तो इसका उत्तर ये वाला था, सी वाला। ऊपर की ओर त्वरित होने वाले लिफ्ट में जो है आपका भार जो है आपको बढ़ा हुआ महसूस होगा। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि आखिर मैं लिफ्ट में बैठा हूँ और पढ़ा ये था कि ऊपर के समय जाते समय आपका भार बढ़ा हुआ महसूस होगा और नीचे के समय जाते हुए आपका भार घटा हुआ महसूस होगा। आपको ये इसलिए आभास नहीं होता है क्योंकि जो लिफ्ट है, जो सब हम लोग सामान्य जीवन में लिफ्ट उपयोग करते हैं, कहीं रेलवे पर देखते हैं या किसी बड़ी बिल्डिंग में लगा हो, वो एक समान गति से त्वरण जाता है, समान गति से, समान त्वरण से नहीं। हाँ, जबकि उस आपको आभासी भार जो है आपको परिवर्तित तब समझ में आता है जब उसमें त्वरण होता है। और त्वरण क्या है? त्वरण समझ ली कि सामान्य भाषा में हम ये कह सकते हैं कि अगर मान ली कि 1 मीटर प्रति सेकेंड आपका, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका त्वरण है, तो पहले सेकेंड में आप 1 मीटर चलेंगे, दूसरे सेकेंड में आप 2 मीटर चलेंगे, क्योंकि आपका 1-1 मीटर प्रति सेकेंड बढ़ते जा रहा है। दूसरे सेकेंड में आप 2 मीटर, यही था। तो इसका ऊपर की ओर त्वरित होने वाले लिफ्ट में आपको भार अधिक महसूस होगा, बढ़ा हुआ महसूस होगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। तो इसमें जो यही चीज़ लिखा हुआ है देख लेते हैं कि अर्थात स्थिर वेग से ऊपर जाते या नीचे आती लिफ्ट में भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि कोई भार उस लिफ्ट में अधिक होगा जिसमें लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित हो। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए हम लोग जब खुद पढ़ते थे तो एक क्वेश्चन को 50 बार पढ़ लेते थे, उत्तर याद कर लेते थे, लेकिन कई बार गलत होता था, सही होता, वो इसलिए होता था कि हम लोग उसको समझते नहीं थे। तो मेरा इस क्वेश्चन के पीछे आपको समझाने का उद्देश्य ये था कि आप समझिए कि ये सबके दिमाग में भ्रम होता है कि आखिर हम जो सामान्य लिफ्ट में चढ़ते हैं, हमें क्यों नहीं जो हम फिजिक्स के क्वेश्चन में पढ़े होते हैं वैसा हमें महसूस होता है कि ऊपर जाते समय भार बढ़ेगा, नीचे आते समय भार घटेगा। तो इसका साधारण माने उत्तर ये है कि ये जो होता है, कहने का मतलब जो सामान्य लिफ्ट लगे रहते हैं वो सामान्य वेग से चलते हैं, न कि समान त्वरण से। और समान त्वरण से जब चलते तब ये आपको फिजिक्स वाला जो कंसेप्ट है आपको महसूस होता। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न ये है, किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग, इसमें बताने का उद्देश्य ये था कि आप लोग पढ़े हैं और कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते हैं। वेग और चाल दोनों अलग अलग, विज्ञान की भाषा में दोनों अलग हैं। किस रूप में अलग हैं? चाल में हम केवल आपकी गति नापते हैं, लेकिन वेग में हम आपका गति के साथ साथ दिशा भी नापते हैं। कहने का मतलब कि तो वही कह रहा है कि किसी पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो। यहाँ पर देखिए
समरूप, समरूप मतलब देखो ये जो देखें कि यहाँ केवल मान दिया है, सिर्फ मान दिया है, सिर्फ दिशा है, ये दोनों नहीं होगा। और आप देख लीजिए कि वेग का मान और दिशा दोनों परिवर्तित हो, तो वेग में जो है, और ये कहा रहा कि किसी पिंड का वेग समरूप, समरूप, समरूप को मतलब जिस तरह से समान आप कहते हैं उसी रूप से मोटा मोटी समझ लीजिए, वो गणित की भाषा में समरूप और वो सर्वांगसम अलग पॉइंट है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा वेग का मान और दिशा दोनों नियत हो तब हम कहेंगे कि किसी पिंड का वेग समरूप है। इसी प्रकार से हम इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किसी पिंड का वेग एक समान तब होगा जब पिंड के वेग का मान तथा दिशा दोनों स्थिर हो। इसमें आप ये चीज़ की केयर करिए, पिंड के वेग का मान और तथा दिशा जब दोनों स्थिर हो तब हम कहेंगे कि आपका वेग जो है समान है। देखिए अब ये क्वेश्चन है, यम द्रव्यमान के एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है और उसी चाल से वापस आता है, तो पिंड के संवेग में परिवर्तन, हम लोग जानते हैं कि संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है, तो इसका उत्तर होगा 2mv। और हम इसको समझने के लिए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और वहाँ पर इसको अच्छे से समझेंगे। हर एक क्वेश्चन को केवल रटने नहीं, समझने समझाने की बात है के लिए लिया गया है। देखिए यम द्रव्यमान का एक पिंड भी वेग से एक दीवार से टकराता है, तो उसका संवेग जो होगा p होगा, और टकराने के पश्चात उसी चाल से विपरीत दिशा में वापस जाता है, तो उसका संवेग m इंटू माइनस भी होगा, क्योंकि विपरीत हो गया तो माइनस भी हो गया। आप अभी मैं पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि वेग में दिशा का भी मैटर करती है कि आप जैसे मान लें कि आप 40 किलोमीटर से चल रहे हैं, आपकी स्पीड 40 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, अब ये उसमें ये तनिक भी नहीं बताया कि आप पूर्व दिशा में जा रहे हैं, पश्चिम दिशा में जा रहे हैं, ये सब। लेकिन वेग आप बताएंगे कि मेरा वेग 40 किलोमीटर है, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैं पूर्व दिशा में जा रहा हूँ कि पश्चिम दिशा में जा रहा हूँ। तो उसी तरह से पिंड का संवेग परिवर्तन कहीं भी निकालना होता है तो v2 माइनस v1 या जो भी दूसरा टर्म होता है उसमें से पहले वाले घटाया जाता है। आप देख रहे हैं कि p2 में से p1 को घटा दिए तो ये -2mv हो गया, और केवल परिमाण लेना है, कहने का मतलब कि, और परिमाण हमेशा पॉजिटिव होता है, इसलिए इसका उत्तर 2mv हो गया, नेगेटिव हट जाएगा। तो इसी तरह से अगला क्वेश्चन चलते हैं जो 5वां क्वेश्चन है, और मैं धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाऊंगा, आप लोग इस बात को ध्यान में रखिएगा। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारे जो भी सीरीज होगी, कहने का मतलब ऐसा नहीं कि भक्कू भर भोरा में भर के भूसा भर के आपको दे दिया आप उसी को ऐसे करें, उसमें से जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप तब समझ में आते हैं जब आप बहुत सारे एग्जाम दे लेते हैं, समझ में आते हैं। नहीं तो कहने का मतलब कि एक ही क्वेश्चन बार बार रिपीट रहते हैं, कहने का मतलब कि आपको पता चल कि 2 घंटा पढ़े उसमें से आपको एक ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकला, बहुत सारी किताबों का यही माने प्रकृति है इसमें। तो देखिए जी की इकाई क्या है, ये जी जो है आप पढ़ते हैं F बराबर जी m1 m2 बटा में r स्क्वायर, जो आप पढ़ते हैं ये उसी वाला है। तो इसकी यूनिट पूछा है, तो यूनिट मैं बता दूंगा, लेकिन अच्छे से देखिए इसका जो उत्तर होगा सी वाला उत्तर होगा, जी न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा में kg स्क्वायर। तो इसको थोड़ा एक्सप्लेनेशन से समझ लेते हैं। फार्मूला होता है देखिए F बराबर, ये सीधे सीधे फार्मूला से याद रखिए, F ये जी कांस्टेंट है, और F बराबर जी m1 m2। अभी बच्चों हम लोगों ने बहुत अच्छा सेटअप वो किया है, ऑर्डर किया, वो एक 15 तारीख तक आ जाएगा, उसके बाद हम लोग बहुत अच्छे से अभी थोड़ा सा
सिस्टम अच्छे नहीं है, इसलिए थोड़ा सा उसमें आपको समस्या आ रही होगी। तो 1-2 दिन तो देखिए F बराबर G m1m2/r², ये आपका बल का फार्मूला है। दो पिंडों के बीच में लगने वाले बल इस सूत्र से डिफाइन होते हैं, उनके बीच की दूरी भी डिपेंड करती है। तो इसी में जो कांस्टेंट G है, इसी का आपसे यूनिट पूछी जाती है, इकाई पूछी जाती है। तो देखिए इसमें जो देख रहे हैं कि जी ऐसे उल्टा करके लिख दिया है, सबको उधर भेज दिया है। तो ये हो गया, तो बल का मात्रक न्यूटन हो गया, r² हो गया और m1 m2 हो गया। तो इसमें हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर kg²। तो ये इसका उत्तर हो गया, सी वाला उत्तर था ये वाला। और तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। और कहने का मतलब कि मेरी टीम द्वारा जो करंट अफेयर्स की सीरीज है, उसमें बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसके जो पहले और सही उत्तर देने वालों को अपने टीम की तरफ से बच्चों को उत्साहित करने के लिए कुछ 50 रुपये उसमें रखे गए हैं। तो ईमानदारी के साथ बच्चों को सेंड कर दिए जाते हैं, आप खुद उसको देख सकते हैं। और कहने का मतलब कि ये कोई बच्चों को पैसा नहीं दिया जाता है, कहने का मतलब कि बच्चों को जोड़ने और उनको उत्साहित करने के लिए किया जा रहा है। तो जो करंट अफेयर्स की सीरीज है, उसमें क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और वो क्वेश्चन कहीं से भी हो सकते हैं, केवल करंट अफेयर्स नहीं, करंट अफेयर्स साइंस किसी भी सेक्शन से हो सकते हैं। इसलिए आप लोग उसको जुड़िए और उसका आनंद लीजिए। हाँ, अंत में चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए, यही चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं। और बिना मोटिवेशन